वेलकम बैक। नमस्कार। भारतीय सिविल सेवा आईएएस की मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन का चौथा पेपर जो इथिक्स मोरल्स है उसी पर वर्ष 2018 के प्रश्न को मैं समझाने का बताने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। आंसर राइटिंग से पहले क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना और उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया तो आपकी आधी समस्या वैसे ही समाप्त हो जाती है। होता क्या है कि जनरली कैंडिडेट जो है वो सब चीज़ें लिख देता है जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया होता है, और ऐसी गलती इसलिए करता है क्योंकि उसको उस विषय के बारे में बहुत नॉलेज होती है, उस नॉलेज को पूरा का पूरा वहाँ पे उड़ेलना चाहता है और ये भूल जाता है कि क्वेश्चन की डिमांड जो है उसमें से कुछ की थी और कुछ की थी ही नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो पूछा जाए उसी का जवाब आप लिखिए जिससे स्कोर बढ़े और आपका जो एक्सप्रेशन है और जो डिमांड के हिसाब से जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हो, ठीक हो। सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2018 का पहला क्वेश्चन है। पहले का ये नोट्स टाइप का है, 10 नंबर का, 150 शब्दों का, कि सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति, इतना कठिन हिंदी है कि समझने में दिक्कत होती है। यूनिवर्सल इन नेचर, सीधी सी बात है। 3 आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए और उसके महत्व को उजागर कीजिए। स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। ये कह रहा है कि दुनिया भर के रेफरेंस की बात कर रहा है। ये सार्वभौमिक प्रकृति माने ऐसा कुछ आप बताइए। सिविल सेवा के हर देश में सिविल सर्विसेज होती है, उसकी ब्यूरोक्रेसी होती है। तो कह रहा है कि यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में उन 3 आधारिक यानी बेसिक वैल्यूज का आप वो करिए, डिटर्मिनेशन करिए और उसके महत्व को बताइए। तो ये 3 बेसिक की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी जो है सिविल सेवाओं के संदर्भ में बहुत सारी जो है बेसिक्स वैल्यूज है, लेकिन 3 की बात है। 3 में जो है सबसे प्रायोरिटी आप ऐसे चीज़ों को दीजिए जो दुनिया भर में प्रचलित हो और कॉमन हो। ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये चूंकि कह रहा है सार्वभौमिक प्रकृति, मतलब दुनिया भर के रेफरेंस में हो, पूरा ग्लोब, ये नहीं है सिर्फ भारत की बात कर रहा है। तो इसमें 3 चीज ऐसी है जो मेरे डिटर्मिनेशन के हिसाब से, वो पहला है इंटीग्रिटी, दूसरी है ट्रांसपेरेंसी और तीसरी है अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि 3 कह रहा है बेसिक, तो 3 बेसिक की बात करेंगे। वैसे बहुत सारे होते हैं, उस पर मत जाइएगा। जैसे ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग, नेपोटिज्म से दूर रहना, बायसनेस नहीं होना, करप्ट फ्री, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें और भी हो सकती है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज़ें, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर ये 3 चीज़ है तो कोई भी सिविल सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी को पूरे होशो हवास और रिलेवेंट रूप में यूज करेगा और रिफ्लेक्शन करेगा। ये 3 आपने बता दिया और उसके बाद ये कह रहा है कि ब्रिंग आउट देयर इम्पोर्टेंस। तो 3 में आप ये 3 को स्टेट कर दीजिए और इन तीनों के महत्व के बारे में बता दीजिए। वॉरेन बफेट का एक डायलॉग है, वो मुझे याद आ रहा है, आप उसे जरूर कोट करिए। वॉरेन बफेट अमेरिका के हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति आदमी है। तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने कंपनी में हायर करने के लिए 3 क्वालिटी लूंगा, इंटीग्रिटी, एनर्जी और इंटेलिजेंट। तो ये तीनों में उन्होंने कहा कि मैं पहले वाले को चूज करूंगा जिसके पास इंटीग्रिटी होगी, नहीं होगी तो बाकी जो 2 क्वालिटी है वो लेके कंपनी को डुबा देगा। तो इंटीग्रिटी का महत्व क्यों है आप जानते हैं। अगर आपकी सत्यनिष्ठा ही दाव पे लगी हुई है तो आप ना अपने लिए भला कर पाएंगे, ना सोसाइटी, ना उस ऑर्गेनाइजेशन, ना उस डिपार्टमेंट का भला कर पाएंगे। इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा से के तमाम एट्रीब्यूट से आदमी को ईमानदार होना चाहिए, उसे डिसीजन मेकिंग सही टाइम पर लेना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, उच्च नैतिक मूल्य का होना चाहिए। बहुत सारी क्वालिटी और एट्रीब्यूट सिर्फ इस इंटीग्रिटी में भर गई है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी, जो कुछ वो डिसीजन ले रहा है वो इस टाइप से ले कि सबको दिखाने की जरूरत पड़े तो दिखा सके, बता सके, कह सके कि भाई मैंने कोई हिडन एजेंडा मेरा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, आर पार दिखाई दे रहा है उसका निर्णय। और तीसरा है इसमें अकाउंटेबिलिटी। होता क्या है कि हम लोग सिविल सर्वेंट चूज तो कर लिए जाते हैं, लेकिन इस देश में और दुनिया के देशों में भी नॉन परफॉर्मर्स को उतनी रिप्रीमांड नहीं मिलता, दिग्दंड नहीं मिलता जितना जो है
परफॉर्म करके फंस जाने वालों को मिलता है। उसने काम नहीं किया, बहुत अच्छा है साहब, उसको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। किसी ने काम किया, वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो काम में गलती किया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो फैक्टर है, ये थोड़ी पुअर है पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में, चाहे हम मलेशिया सिंगापुर की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें। तो नॉन परफॉर्मर्स जो होते हैं वो अपना नौकरी ऐसे ही काट जाते हैं बिना कुछ किए, क्योंकि करेंगे तो फंसेंगे, ये परसेप्शंस होता है मन। अरे भाई, जब इतना ही डर था तो नौकरी में आए कि उससे बढ़िया कुछ और कर रहे होते। तो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर उसने टाइम पे डिलीवरी नहीं दिया है तो घर जाओ, या इधर परफॉर्म और पेरिस, या तो प्रोडक्ट दो, आउटपुट दो, रिजल्ट दो, नहीं तो पेरिस हो जाओ, गायब हो जाओ। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और अब लाख कहिए कि साहब मैं बहुत विद्वान हूँ, तो उस विद्वता का हमें क्या करना है भाई, हमको तो रिजल्ट चाहिए ना अल्टीमेटली। तो ये 3 चीज़ों को फोकस करते हुए इसके आंसर लिखिए और फिर जो है इससे कंक्लूड कर दीजिए। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर आना चाहूँगा। फर्स्ट का बी है, सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच विभेद। इंग्लिश में कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। ये बड़ा माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भारत क्या कोई भी सरकारी व्यवस्था जो है कोड ऑफ एथिक्स से नहीं चलती। ध्यान दीजिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट से चलती है। एथिकल वैल्यूज जो है ये सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ज़्यादा यूज होता है, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है लीगल मीनिंग के पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है। आपसे सोशल वैल्यूज, ये फंडामेंटल ड्यूटी की तरह, एक्सपेक्टेड ड्यूटी की तरह, राइट और रॉन्ग क्या है, ये सब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है स्कोप बहुत वाइड है एथिक्स में, दुनिया भर का है। जितना आप जो चीज़ जो है बुरी है वो अनएथिकल है, जो चीज़ अच्छी है सोसाइटी के हिसाब से वो अच्छी है। तो वो चीज़ जो है इसमें वाइडर टर्म में यूज किया जाता है। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है रूल है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, जो कि एक संविधान की किताब की तरह लिख के रख दिया गया है कि उसमें जो लिखा है वो कानूनी मान्यता है, उसको ना करिएगा तब दिक्कत में फंस जाइएगा। कोड ऑफ एथिक्स को अगर आप फॉलो नहीं करिएगा तो एक सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली जो है आपको रिप्रीमांड, लोग कहेंगे अरे यार बड़ा बेकार आदमी है, लेकिन उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात इसमें है। ये चूंकि कह रहा है कि विभेद कीजिए उदाहरण देके, तो उदाहरण सीधा सीधा दे दीजिए, बहुत दिमाग मत लगाइए। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ ना बोलना ये एथिक्स है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो अनएथिकल कहलाएंगे। लेकिन आप देखिए मजे की बात कि कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि हम बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट जो है छुपा के रखेंगे। अब देखिए, अब आपका कंपटीटर कोई जानना चाह रहा है कि आपका जो ट्रेड सीक्रेट क्या था, आप थोड़ा ना बताएंगे। अनएथिकल होते हुए भी वो सेट ऑफ कंडक्ट के हिसाब से सही है, क्योंकि आपका सेट ऑफ कंडक्ट ये कहता है, जैसे भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ऑफिशियल ये सीक्रेट एक्ट है 1923 का है, शायद एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप अपने जो है बहुत सारे सीक्रेसी ऑफिशियल प्रोसीजर को आप छुपाएंगे, नहीं बताएंगे। तो आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से वही चीज़ जो है सही है और एथिक के हिसाब से खराब है। सत्यमेव जयते, सत्य बोलना चाहिए, उसी की जीत होती है, ये एथिकल है। अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे, असत्य बोलेंगे तो अनएथिकल कहलाएंगे। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट कई बार कहता है कि अपनी डिपार्टमेंटल केस फाइट करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर को जो है कंसील करने की जरूरत पड़ती है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो ये जो है अगर आप करते हैं तो अनएथिकल होते हुए भी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आप सही कर रहे हैं। उसी तरीके से मोनोपोली है, किसी भी बिजनेस या किसी भी डीलिंग्स में मोनोपोली होना, एकाधिकार होना, कंपटीशंस की फीलिंग का न होना, ये अनएथिकल है। लेकिन गलत भी नहीं है। किसके हिसाब से? कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसे डिराइव करिए जिसमें आपकी मोनोपोली बनी रहे और आपका जो है उत्पादन और प्रॉफिटेबिलिटी जो है चरम और हाईएस्ट उस सिनेरियो पर रहे। तो ये 2-4 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन 150 शब्द का है 10 नंबर का, तो दोनों में विभेद बता के आप ये 2-4 एग्जाम्पल दे के ख़त्म कर सकते हैं। आप इतना जान लीजिए कि सेट ऑफ एथिक्स और सेट ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में यही फ़र्क है कि एथिक्स जो है टोटली इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है,
सोशियोलॉजिकल कल्चरल एस्पेक्ट के लिए है, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है टोटल लीगल टर्म में है, रूल के टर्म में है, प्रोसीजर के टर्म में है, और इसका ट्रायल कोर्ट में किया जा सकता है अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो। और अनएथिकल आप बने रहिएगा तो कोई ट्रायल व्रायल नहीं होगा। तो ये बेसिक फर्क आप समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।